आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज के वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं हिंदी इलेक्टिव का। ठीक है, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जिससे आपको एग्जाम में किसी तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं तो आसानी से लिख पाओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या आपका सेक्शन ए में यानी खंड का में अपठित बोध यानी अपठित गद्यांश होते हैं जिन्हें पढ़कर आपको तकरीबन 3 क्वेश्चन का जवाब देना होता है जो 2-2 मार्क्स के रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर गद्यांश को पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए गद्यांश क्या दिया हुआ है। उत्साह की गिनती अच्छे गुणों में ही होती है, परंतु जब तक आनंद का लगाव किसी क्रिया, व्यापार या उसकी भावनाओं के साथ नहीं दिखाई पड़ता तब तक उसे उत्साह की संज्ञा प्राप्त नहीं होती। यदि किसी प्रिय मित्र के आने का समाचार प्राप्त कर हम चुपचाप ज्यों के त्यों आनंदित होकर बैठे रह जाएं या फिर थोड़ा हंसी भी दे तो यह हमारा उत्साह नहीं कहा जाएगा। हमारा उत्साह तभी कहा जाएगा जब हम अपने मित्र का आगमन सुनते ही आते जाते दिखाई देंगे। प्रयत्न और कर्म संकल्प उत्साह नामक आनंद के नित्य लक्षण हैं। प्रत्येक कर्म में थोड़ा या बहुत बुद्धि या योग भी रहता है। कुछ कर्मों में तो बुद्धि की तत्परता और शरीर की तत्परता दोनों बराबर साथ साथ चलती है। उत्साह की उमंग जिस प्रकार हाथ पैर चलवाती है उसी प्रकार बुद्धि से भी काम कराती है। तो ये थे आपके गद्यांश। अब यहाँ पर देख लेते हैं गद्यांश में प्रश्न क्या दिया हुआ है। टोटल 3 प्रश्न रहेंगे, आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या आपका उत्साह की संज्ञा किसे नहीं दी जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर इसका उत्तर डीपली यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब तक आनंद का लगाव किसी क्रिया, व्यापार या उसकी भावनाओं के साथ नहीं दिखाई पड़ता तब तक उसे उत्साह की संज्ञा प्राप्त नहीं होती है। तो आप इसे लिख सकते हो देख कर। यहाँ पर भी यही उत्तर दिया हुआ है कि जब तक आनंद का लगाव किसी व्यापार, क्रिया या उसकी भावनाओं के साथ नहीं दिखाई पड़ता है तब तक उसे उत्साह की संज्ञा नहीं दी जाती है। आगे देखते हैं, खा नंबर क्वेश्चन क्या था। उत्साह नामक आनंद के नृत्य लक्षण क्या है। तो इसका जो उत्तर है आप पैसेज में देख सकते हो, प्रयत्न और कर्म संकल्प उत्साह नामक आनंद के नृत्य है। आगे गा में देखिए क्या लिखा हुआ है कि गद्यांश जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया उसका उपयुक्त शीर्षक क्या होना चाहिए उसको लिखिए। तो यहाँ पर शीर्षक क्या होना चाहिए, उत्साह का स्वरूप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पर देखिए अथवा में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। किसका क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित पद्यांश, इससे पहले क्या था गद्यांश, ये पद्यांश है। तो मैं आपको सजेशन देता हूँ कि आप गद्यांश को ही पढ़कर आंसर दीजिएगा। पद्यांश थोड़ा सा टफ होता है क्योंकि वो समझने लायक नहीं होता है। ठीक है, तो आप लोग गद्यांश के ही उत्तर को जवाब दीजिएगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं खंड खा में। खंड खा में यहाँ पर देखिए अभिव्यक्ति और माध्यम और रचनात्मक लेखन से इस टॉपिक से क्वेश्चन रहेंगे। तो 2 क्वेश्चन आपके 5-5 नंबर के रहेंगे। तो क्या क्या आपको यहाँ पर जवाब देना है ध्यान से समझिएगा। एक तो निबंध रहेगा जिसे यहाँ पर लिखा हुआ झारखंड के पर्यटन या फिर झारखंड की संस्कृति पर एक निबंध लिखना है। तो निबंध कैसे लिखना है मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है, अगर नहीं देखे हो तो जाकर देख लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। निबंध के बाद यहाँ पर देखिए क्या लिखना है। अगला क्वेश्चन है नगर के रांची विद्युत बोर्ड के महाप्रबंधक को पत्र लिखना है जिसमें परीक्षा के दिनों में बार बार बिजली चली जाती है, चली जाने से उत्पन्न जो असुविधा हो रही है उसको वर्णन करना है। यानी एक कार्यालय पत्र आपको आएगा। तो एक निबंध लिख दीजिए, एक कार्यालय पत्र लिख दीजिए, जैसे आपकी इच्छा करे वो आप लिख सकते हो। यहाँ पर 4 क्वेश्चन है, 4 में से आप कोई भी लिख सकते हो 2। ठीक है, बहुत ही बेनिफिट है, जो आपको आएगा एकदम अच्छे तरीके से वही लिखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, फुटपाथ पर सोते लोग विषय पर फीचर लिखे। अगर आपको फीचर लिखने में इंटरेस्ट है, ठीक है, फीचर एक निबंध के जैसा ही होता है। ठीक है, किसी भी टॉपिक्स पर लिखते हैं। तो अगर आप इंटरेस्ट रखते हो कि फीचर ही हम लिखेंगे तो आप फीचर भी लिख सकते हो, निबंध नहीं लिख सकते हो। लेकिन मेरा मानना है कि आप फीचर ना लिखो, निबंध लिखो। ठीक है, अगर निबंध आसान टॉपिक आ जाए जो आपने पढ़ा है, अगर निबंध नहीं आता है तो आप फीचर लिख सकते हो। या फिर अगर फीचर वाला क्वेश्चन भी नहीं आ रहा है तो यहाँ पर देखिए घ नंबर क्या है, बहुत ही सिंपल है। संचार माध्यमों में दूरदर्शन की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए बताइए कि दूरदर्शन समाचार वाचक में कौन कौन से गुण होते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही सिंपल है, एकदम टफ नहीं है। आप इस प्रश्न का भी जवाब दे सकते हो। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सभी प्रश्न का यहाँ पर उत्तर देखते हैं। यहाँ पर देखिए झारखंड के पर्यटन पर यहाँ पर पॉइंट वाइज यहाँ पर निबंध दिया हुआ है, आप इसको डिटेल से देख सकते हो, आप इसको डिटेल से पढ़ सकते हो। ठीक है, ये PDF कहाँ मिलेगा वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, वीडियो में बने रहना है। आगे यहाँ पर देखते हैं क्योंकि अगर मैं इसको पढ़ के बताऊंगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। पॉइंट वाइज निबंध लिखने का आदत बना डालिए क्योंकि बिना पॉइंट वाइज लिखे आपको एग्जाम में कुछ भी नंबर नहीं मिलेगा ज़्यादा। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए पत्र लिखा गया है। पत्र लेखन वाला क्वेश्चन मैं आपको PDF के माध्यम से भी, वीडियो के माध्यम से भी मैंने आपको समझा दिया है। वो वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहां पर जाकर आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये भी टॉपिक्स आप लोग अच्छे से कवर कर लीजिएगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका फीचर, किस पर फीचर है, फुटपाथ पर लोग जो सोते हैं ना उस पर एक फीचर लिखना है। तो यहाँ पर देखिए क्या है आपका
महानगरों में सुबह सैर पर निकलिए, एक तरफ आप स्वास्थ्य लाभ करेंगे तो दूसरी तरफ आपको फुटपाथ पर सोते हुए लोग नजर आएंगे। महानगर जिसे विकास का आधार स्तंभ माना जाता है, वहां पर मानव के बीच इतना अंतर है। यहाँ पर दो तरह के लोग हैं, एक उच्च वर्ग के लोग हैं जिसके पास उद्योग, सत्ता, धन, जो हर सुख भोगता है, जिसके पास बड़े बड़े भवन तथा जो महानगर के जीवन चक्र पर प्रभावित है। दूसरा वर्ग वह है जो अमीर बनने की चाह में गांव छोड़कर बाहर कमाने के लिए आते हैं, यानी महानगरों में आते हैं तथा यहां आकर फुटपाथ पर सोने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसका कारण उसकी सीमित आर्थिक क्षमता है। महंगाई, गरीबी आदि के कारण इन लोगों को भोजन की मुश्किल से नसीब ही हो पाता है। घर इनके लिए एक सपना होता है। इस सपने को पूरा करने के लिए अक्सर छला जाता है। यह वर्ग सरकारी नीतियों से भी इस विषमता के लिए दोषी है। सरकार की तमाम योजनाएं भ्रष्टाचार के मुंह में चली जाती है और गरीब सुविधाओं की वाट जोहता रहता है, यानी उसे किसी तरह का भी सुविधा नहीं मिलता है। तो इस तरीके से छोटा सा आपको फीचर लिखना है, चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। अब देखते घा वाला क्वेश्चन क्या था। वो आपका क्वेश्चन था संचार माध्यम में दूरदर्शन की भूमिका क्या थी। तो अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्या भूमिका है। आज दूरदर्शन संचार का सबसे लोकप्रिय और ताकतवर माध्यम बन गया है। प्रिंट मीडिया के शब्द और रेडियो की ध्वनियों के साथ जब दूरदर्शन के दृश्य मिल जाते हैं, यानी अगर आप मोबाइल में क्या होता है, आप सिर्फ ऑडियो अगर सुनोगे और सिर्फ अगर आपको लिखा हुआ मिले तो उससे अच्छा अगर मान के चलिए वीडियो भी अगर मिल रहा है, ठीक है, एनिमेशन भी मिल रहा है, तो आपको कितना अच्छा लगेगा उस न्यूज़ को देखने में, उस खबर को देखने में। तो यही चीज़ यहाँ बता रहा है। तो सूचना की विश्वसनीयता की कई गुण बढ़ जाती है इससे। अब यहाँ पर देखते हैं कि एक दूरदर्शन समाचार वाचक में कौन कौन से गुण होने चाहिए। पहला यहाँ पर देखिए, उसकी बोली में स्पष्टता एवं विशिष्टता होनी चाहिए। एकदम स्पष्ट बोले, लड़खड़ा के ना बोले और एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोले। उसे दृश्यों के साथ तालमेल बनाकर रखना चाहिए। अब मान के चलिए वो एक एंकर है, न्यूज़ रिपोर्टर है, वो किसी पर न्यूज़ बोल रहे हैं, अब मान के चलिए वो अपना माथा खुजला रहे हैं, उस प्रकार से दर्शक को अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, एकदम तालमेल होना चाहिए। तीसरा क्या है, समाचार वाचक को सहज होकर समाचार पढ़ना चाहिए। उसे विषय के अनुकूल मुख मुद्रा बनाना आना चाहिए। जैसे कि एकदम ज़्यादा डेंजर समाचार है तो उसके चेहरे में हाव भाव वैसा ही होना चाहिए, अगर नॉर्मल खबर है तो उसके चेहरे में वैसा ही हाव भाव होना चाहिए। उसे सामान्य शिष्टाचार का पूरा ध्यान रखना चाहिए। उसे अपनी वेशभूषा पर भी ध्यान होना चाहिए। तो ये थे आपके एक दूरदर्शन समाचार वाचक यानी जो एंकर होता है उसके गुण। अब यहाँ पर देखिए पाठ्य पुस्तक के आधार पर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये गद्यांश दिए हुए, सॉरी मतलब काव्यांश, ठीक है। अब इसके सौंदर्य को स्पष्ट करना है। तो यहाँ पर पहले काव्यांश को पढ़कर मैं आपको सुनाता हूँ, फिर इसके सौंदर्य को स्पष्ट करते हैं। भर गया है जहर से संसार जैसे हार खाकर, देखते हैं लोग लोगों को सही परिचय ना पाकर, बूझ गई है लौ प्रथा की, जल उठो फिर सींचने को। आगे यहाँ पर देखिए खा में भी है, ठीक है। का वाला जो यहाँ पर जो काव्यांश दिया हुआ है उसका सारांश आपको अलग लिखना है, खा वाला का अलग लिखना है, ठीक है। तो मैं खा वाला भी पढ़ के बता देता हूँ। जैसे समी वृक्ष के तने से टिककर ना पहचानने में पहचानते हुए विदुर ने धर्मराज को निर्मेश देखा था अंतिम बार, और उनमें से उनका आलोक धीरे धीरे आगे बढ़कर मिल गया था युधिष्ठिर में। सिर झुकाए निराश लौटते हैं हम कि सत्य अंत तक हमसे कुछ नहीं बोला। हाँ, हमने उसके आकार से निकलता वह प्रकाश पुंज देखा था, हम तक आता हुआ हम में विलीन हुआ या हमसे होता हुआ आगे बढ़ गया। तो चलिए का वाला का हम लोग देखते हैं सारांश, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए उत्तर है का वाले का। प्रस्तुत पंक्ति छायावधि कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता गीत गाने दो मुझे अवतरित है, ठीक है, सॉरी अवतरित है। यह कविता हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित है, ठीक है, उसी से लिया गया है। अब यहाँ पर इसके सारांश को देखते हैं। कवि निराला कहते हैं कि सारा संसार विस्मयता से भरा गया है, यानी सभी संसार में विष भरा गया है। द्वेष और ईर्ष्या का विष जन जन में व्याप्त हो गया है। विषमता के कारण लोग निराश हो गए हैं और हार मान बैठे हैं, अर्थात जीजीविषा खो बैठे हैं। ये जीजीविषा क्या है, तो जीजीविषा का मतलब होता है अपनी सूझबूझ को खो बैठे हैं, ठीक है। अपने नज़रिए से वो किसी भी चीज़ को करना नहीं चाहते, वह दूसरे को देखकर सारा चीज़ करना चाहते हैं। मनुष्यता हार गई है। विषम परिस्थितियों से संघर्ष करने के कारण लोग जीना नहीं चाहते। अगर किसी तरह का भी संघर्ष अगर उसके लाइफ में आ जाता है तो वो संघर्ष करना नहीं चाहते हैं, वो उससे हार जाते हैं और आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं। जैसे अगर स्टूडेंट के माइंड में, जो स्टूडेंट पढ़े नहीं है, तो उसके माइंड में क्या होता है कि यार मैं कैसे एग्ज़ाम दूंगा, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा। मतलब अगर कुछ भी वो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो इतना टेंशन आ रहा है कि वो चाहते हैं कि वो जान दे दे।
तो क्या ये सॉल्यूशन है? ये सॉल्यूशन नहीं है। उन्हें ज़रूरी है कि अभी माइंड को स्ट्रेस ना ले, टेंशन ना ले, क्योंकि जितना आप स्ट्रेस लोगे, टेंशन लोगे, उतना आपको क्वेश्चन याद नहीं होंगे। जब आपके अंदर हौसला नहीं होगा तो आपका हाथ कपेगा, आपका राइटिंग नहीं अच्छा आएगा। इसीलिए विदाउट टेंशन बिंदास पढ़िए, एग्जाम 100% अच्छा जाएगा। आगे यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ, वे जीवन का दाव हार चुके हैं। लोग एक दूसरे को अपरिचित की तरह देखते हैं। मनुष्य को उसकी सही पहचान नहीं मिल रही है। पारस्परिक स्नेह सौहार्द का भाव समाप्त हो गया है। उसकी चेतना की लौ बुझ गई है। इसलिए कवि उस बुझी हुई लौ को पुनः यानी फिर से जगाना चाहता है। कवि सांसारिक विषमता को दूर करने और संघर्ष करने के लिए लोगों को आह्वान करता है। कवि गीत गाकर लोगों को प्रेरित कर रहा है, प्रेरणा देना चाहता है कि वे जागे और अपने तेज से पृथ्वी की बुझी हुई लौ को फिर से प्रज्वलित करे। कवि क्रांति चाहता है, विषाक्त और असंगत व्यवस्था को बदलना चाहता है। तो ये का वाला का था, ठीक है। अब खा वाले को देख लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ विष्णु खरे द्वारा रचित कविता सत्य का अंश है। यह कविता हमारी पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 से संकलित है। चलिए इसके सारांश को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। विदुर अंततः रुक गए और पलटकर युधिष्ठिर की ओर देखने लगे। ठीक इसी तरह दृढ़ संकल्प वाले उस व्यक्ति को सत्य की प्राप्ति हो जाती है जो लगातार सत्य का अनुगमन करता है। समी वृक्ष के तने से टिककर खड़े विदुर ने जैसे धर्मराज को पहचानने का प्रयास करते हुए अंतिम बार बिना पलक झपकाए एकटक दृष्टि से युधिष्ठिर को देखा और उनमें से उनका तेज निकलकर युधिष्ठिर में समा गया। अंततः युधिष्ठिर उस तेज पुंज से संपन्न होकर सिर झुकाकर लौट आए, क्योंकि विदुर ने उनसे कुछ भी कहा नहीं, बस अपना प्रकाश पुंज उन्हें सौंप दिया। ठीक इसी प्रकार अपने दृढ़ चय के बल पर हम सत्य को भले ही प्राप्त कर ले, पर सत्य पर पहुंचकर भी हम सत्य से वार्तालाप नहीं कर पाते। सत्य विदुर की भांति अंत तक हमसे कुछ नहीं बोलता, बस उसमें से निकला प्रकाश पुंज हम देखते हैं जो हम में विलीन हो जाता है अथवा हमारा भी अतिक्रमण कर आगे बढ़ जाता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि काव्यांश, ठीक है, काव्यांश के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और उसका हिंदी अनुवाद आपको लिखना होगा। तो जितने भी काव्यांश है उसको जल्दी से आप उसके हिंदी अनुवाद को आप समझ लीजिए, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है ज़्यादा उसको याद कीजिए, जिससे आप कुछ तो लिख पाओगे एग्जाम में, ठीक है। इसमें नंबर उतना कटते नहीं है, अगर डिटेल से थोड़ा बहुत भी लिख देते हो तो नंबर नहीं कटेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पर, ठीक है। निम्नलिखित में किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना है। तो यहाँ पर देखते हैं पहला प्रश्न क्या आपका, का नंबर, नाम क्यों बड़ा है, लेखक के विचार अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर क्या आपका, नाम बड़ा है या रूप। इस प्रश्न पर विचार करते हुए लेखक कहता है कि जब तक नाम रूप से पहले हाजिर ना हो जाए तब तक रूप की पहचान अधूरी रह जाती है, ठीक है। नाम इसलिए बड़ा नहीं है कि वह नाम है, अगर उसे सामाजिक स्वीकृति प्राप्त है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की पहचान उसके समाज स्वीकृत नाम से ही होती है, यानी समाज में उसका इज्जत है, नाम है, तो नाम इसलिए इस रूप से बड़ा है, ठीक है। तुलसी ने भी कहा है कि कहियत रूप नाम अधीना। तो ये थे आपके उत्तर का के। अब खा नंबर क्वेश्चन क्या आपका, खा नंबर है, लेखक के अनुसार स्वातंत्र्योत्तर भारत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर। तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर दिया हुआ है, स्वातंत्र्योत्तर भारत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यह है कि हमारे देश के पश्चिम में शिक्षित सत्ताधारियों ने पश्चिम की देखा देखी और उनका आधुनिकीकरण करते हुए जो विकास योजनाएं बनाई उसमें प्रकृति, मानव और संस्कृति के नाजुक संतुलन को ध्यान में नहीं रखा, जिसके परिणाम हमारा पर्यावरण नष्ट हुआ और प्रकृति के साथ हम खिलवाड़ करते रहें। औद्योगिकी विकास का यह पश्चिम आधारित मॉडल ही हमारी सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी। हमारे सत्ताधारियों को विकास का नया भारतीय मॉडल बनाना चाहिए था, पश्चिम की नकल नहीं करनी चाहिए थी। तो चलिए ये थे आंसर खा के। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर गा। क्वेश्चन नंबर गा क्या है, भद्रमथ शिलालेख की क्षतिपूर्ति कैसे हुई स्पष्ट कीजिए। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं इसके उत्तर को। यहाँ पर इसका उत्तर है, इजियापुर गांव में भद्रमथ का एक शिलालेख मिला था, किंतु उसे 25 रुपये देकर मजमदार साहब ने भारत सरकार के पुरातत्व विभाग के लिए खरीद लिया। प्रयोग संग्रहालय में भद्रमथ के शिलालेख पहले से थे, इसलिए अधिक हानि नहीं हुई। व्यास जी ने सोचा कि हाजीपुर में और भी पुरातात्विक महत्व की सामग्री मिल सकती है। यह सोचकर उन्होंने गुलजार मियाँ के यहाँ डेरा डाल दिया। उनके घर के सामने कुएं पर 4 खंभों को पारस पर जोड़ने वाली बंडेरों में से एक बंडेर पर ब्राह्मी अक्षरों में लिखा था,
व्यास जी ने वह बंडेर संग्रहालय के लिए निकलवा ली और इस प्रकार भद्रमथ के शिलालेख की क्षतिपूर्ति हो गई। तो ये थे क्वेश्चन गा के। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी बहुत सारे क्वेश्चन आंसर है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और क्वेश्चन नंबर 5 जो होता है ना वो बहुत सिंपल होता है, उतना टफ नहीं होता है, तो आप लोग ध्यान से देखिए। का नंबर क्वेश्चन क्या आपका, कार्नेलिया का गीत में व्यक्त प्रकृति चित्रों को अपने शब्दों में लिखिए। तो चलिए इसके उत्तर को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए उत्तर दिया हुआ है। प्रस्तुत गीत में प्रसाद जी ने भारत के प्राकृतिक सौंदर्य एवं सांस्कृतिक महत्व का वर्णन किया गया है कार्नेलिया का गीत में, ठीक है। प्रातः काल सूर्य की प्रथम किरणें जब भारत की भूमि पर पड़ती है तब प्रकृति की शोभा दिखते ही बनती है। उस समय प्रकृति मधुमय दिखाई देती है। यह दूर देशों से आने वाले व्यक्तियों को आश्रय मिलता है। यह देश सभी की शरण स्थलीय है। यहाँ के मनुष्य दयावान हैं और करुणावान हैं तथा सभी के प्रति सहानुभूति रखते हैं। यहाँ के लोग सभी को सुख पहुँचने वाले हैं। भारत में विविध सभ्यता, संस्कृति, रंग रूप, आचार विचार एवं धर्म वाले प्राणियों के साथ समानता का व्यवहार किया जाता है। इस प्रकार कवि ने इस कविता में भारत की अनेक विशेषताओं की ओर संकेत किया है। तो यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन का उत्तर था। अब देखते हैं खा वाला क्वेश्चन क्या आपका, कविता में पंचवटी के किन गुणों का उल्लेख किया गया है। चलिए देख लेते हैं इसके भी उत्तर का, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर, ठीक है। तो आप लोग डिटेल से देखिएगा कि कौन से प्रश्न का उत्तर दे पाते हो, उसी प्रश्न के उत्तर को ही याद करना है। चलिए खा वाला देखते हैं। पंचवटी गुणों में धुर्जटी अर्थात भगवान शिव, इसी को बोला गया है धुर्जटी, के समान है। यहाँ रहने वाले व्यक्ति को दुख नष्ट हो जाते हैं, यानी यहाँ पर जो भी लोग रहते हैं उसके दुख खत्म हो जाते हैं और छल प्रपंच भी नष्ट हो जाते हैं। यहाँ जो व्यक्ति निवास करते हैं वे मृत्यु की इच्छा नहीं करते, क्योंकि यहाँ सब प्रकार का सुख ही सुख है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य विलक्षण है, जिसका अवलोकन करने हेतु बड़े बड़े ऋणी मुसीबी आते हैं और उनकी समाधि भंग हो जाती है। यहाँ रहने वाले व्यक्ति को अनायास ही ज्ञान प्राप्त हो जाता है, यानी आते ही उन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाता है, क्योंकि उसे तपस्वियों साधुओं का सत्संग प्राप्त होता है। यही नहीं, यहाँ उसे मुक्ति भी अनायास ही मिल जाती है। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर खा के उत्तर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर गा क्या है। 12 मासा के आधार पर नागमती की विरह व्यथा का चित्रण कीजिए। चलिए देखते हैं इसके उत्तर को। यहाँ पर देखिए इसका उत्तर क्या आपका, विरहबाज जो पक्षी है वह पक्षी की तरह अपने शिकार को घेरे हुए है, उसी के चारों ओर मंडरा रहा है। जीते जी वह पक्षी उस शिकार यानी बाज के डर से तो सूख ही रहा है, जब वह उसे अपना शिकार बनाकर मार डालेगा उसके बाद भी उसकी दुर्दशा करेगा, यानी क्या दुर्दशा करेगा, चीड़-फाड़ करके खा जाएगा। ठीक इसी प्रकार नागमती को लगता है कि विरहबाज पक्षी की तरह उसे चारों ओर से घेरे हुए हैं, जीते जी उसे खा रहा है, अर्थात विरह के कारण वह रात दिन दुर्लभ यानी कमज़ोर होती जा रही है। उसे लगता है कि यह विरह अवश्य ही उसे मार डालेगा और शायद मरने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। इस पंक्ति से विरहणी नागमती की निराशा झलक रही है। तो ये थे आपके इसके उत्तर। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या आपका, केशव दास या फिर विद्यापति में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय लिखिए। ठीक है, दोनों में से किसी एक पर आपको साहित्यिक परिचय लिखना है। डिटेल से उतना नहीं लिखना है। यहाँ पर देखिए ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप वैसे ही लिखना है। ठीक है, छोटा सा लिखना है, ज़्यादा टफ नहीं लिखना है। मैं आपको यहाँ पर पढ़ के बता रहा हूँ आंसर कैसे लिखना है। साहित्यिक परिचय भाव पक्ष केशव दास की रचनाओं में उनके 3 रूप मिलते हैं, आचार्य, महाकवि और इतिहासकार। आचार्य होने का कारण वह है संस्कृत की शास्त्रीय पद्धति को हिंदी में लाने के लिए प्रयासरत थे। उन्होंने रीति ग्रंथों की रचना की। केशव ने राम कथा को लेकर काव्य रचना की है। ठीक है, केशव के काव्य में नाटकीयता है। ठीक है, तथा उनकी संवाद योजना अत्यंत सशक्त और प्रभावशाली है। कला पक्ष केशव ने ब्रज भाषा में रचनाएं की है। उनकी भाषा में कोमलता और मधुरता के स्थान पर क्लिष्टता पाई जाती है। उनको रीति काल का प्रवर्तक माना जाता है। उनके काव्य में शब्दों के चमत्कार पर अधिक बल दिया गया है, इसलिए उनके काव्य में तथा मधुरता का अभाव है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर देखिए आप इसका भी उत्तर लिख सकते हो। मतलब 2 यहाँ पर दिए रहेंगे, आप उसमें से किसी
1 का उत्तर लिख सकते हो। आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या आपका, किस घटना के कारण सूरदास की बदनामी होती है? सूरदास की झोपड़ी अध्याय के आधार पर संक्षेप में लिखिए। तो देखते हैं इसका उत्तर क्या आपका। भैरव एक दुष्ट व्यक्ति था, वह अपनी पत्नी सुभागी को मारता था। एक दिन सुभागी मार की डर से सूरदास की झोपड़ी में आकर छिप गई। भैरव ने उसे कहाँ देख लिया था, ठीक है, और उसने यह प्रतिवाद शुरू कर दिया कि सूरदास ने उनकी पत्नी पर डोरे डाले हैं, उसे भगाकर ले गया है, उसकी आबरू बिगड़ैली है यानी बिगाड़ी है। भैरव के इस प्रकार के आक्षेप से सूरदास की बदनामी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका उत्तर है। देखिए उत्तर भी कितना इंटरेस्ट है। तो आप लोग आंसर अगर अच्छे से पढ़ोगे ना, अच्छे से सुनोगे तो 100% आप लोग आंसर लिख पाओगे, लेकिन आप लोग पढ़ना ही नहीं चाहते हो किताब को, तो फिर कैसे लिख पाओगे? इसीलिए आप लोग टेंशन में रहते हो कि सर कैसे तैयारी करें। तो यहाँ पर देखिए अथवा में भी क्वेश्चन है। तो अथवा में भी क्वेश्चन क्या आपका, सूरदास के रुपये किसने और क्यों लिए? तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर है, भैरव अच्छा आदमी नहीं था, वह अपनी पत्नी सुभागी को मारता पीटता था। एक बार सुभागी उसकी पिटाई से बचने के लिए सूरदास की झोपड़ी में आकर छिप गई। भैरव उसे मारने के लिए सूरदास की झोपड़ी में घुस गया, परंतु सूरदास ने उसे बचा लिया। तब से वह सूरदास से द्वेष करने लगा था, सूरदास के चरित्र पर लांछन लगाने लगा। उसकी सूरदास के प्रति ईर्ष्या इतनी बढ़ गई थी कि उसने सूरदास की अनुपस्थिति में उसकी झोपड़ी में घुसकर बचा कर रखे हुए उसके रुपये की पोटली चुरा ली और उसकी झोपड़ी में आग लगा दी। तो दोनों में से कोई भी आंसर लिखिए, दोनों सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन नंबर 8 क्या आपका, रूप ने भूप दादा को धक्का क्यों दिया? आरोहण अध्याय के आधार पर उत्तर संक्षेप में लिखिए। तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर क्या आपका, रूप वर्षों पहले अपने घर से देवकुंड भाग गया था। भूप दादा उसे खोजते हुए आए थे और उसे पकड़ लिया था। वह फिर से ना भाग जाए यह सोचकर दादा ने उसकी कलाई कसकर पकड़ रखी थी। वे गांव लौट रहे थे। पहाड़ी रास्ते पर चलते समय उनसे छुटकारा पाने के लिए रूप ने उनको धक्का दे दिया था। वे संभल ना सके और फिसल गए। हाथ पकड़ा होने के कारण रूप भी उनके साथ खींचा गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर वे ढलान पर लुढ़कने लगे। रास्ते में खड़े एक पेड़ के एक तरफ रूप था और दूसरे तरफ दादाजी लटके हुए थे। देखिए कितना बड़ा गंभीर यहाँ पर समस्या हो गया। दादा बहुत मजबूत इंसान थे, उन्होंने जैसे तैसे रूप को खींचा और ऊपर ले आए और उसका हाथ छोड़ दिया। तो यहाँ पर इसका प्रश्न का उत्तर ये लिख सकते हो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का। यहाँ पर अथवा में भी है। चलिए देख लेते हैं अथवा में क्या क्वेश्चन है। हाथी पाला का नाम हाथी पाला क्यों पड़ा? अपना मालवा क्यों उजाड़ू सभ्यता में अध्याय के आधार पर संक्षेप में लिखिए। तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर क्या आपका, हाथी पाला का नाम इसलिए हाथी पाला पड़ा क्योंकि कभी वहाँ की बहने वाली नदी को पार करने के लिए हाथी पर जाना पड़ता था, ठीक है। चंद्रभागा पुल के नीचे उतना पानी रहा करता था जितना महाराष्ट्र की चंद्रभागा नदी में थी। इंदौर के बीच से निकलने और मिलने वाली ये नदियाँ कभी उसे हरा भरा और गुलजार रखती थी, लेकिन आज वे सड़े नालों में बदल गई थी। तो यानी मेन क्या कंडीशन था, मतलब उस नदी में पार होने के लिए हाथी पे सवार होकर जाना पड़ता था, इसलिए उसका नाम हाथी पाला पड़ा था। तो आप ये भी उत्तर लिख सकते हो क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो ये थे क्वेश्चन सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसी तरह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, जो भी नए व्यूअर है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।